जय हिंद। इस वीडियो में हम दिल्ली सल्तनत के बारे में समझेंगे। देखिए, जो दिल्ली सल्तनत है इसके ऊपर पहले गुलाम वंश ने शासन किया था। थोड़ा पास के अंदर एक फंक्शन चल रहा है जिसकी हो सकता है आपको आवाज़ आ रही हो, इसलिए मैं माइक आज थोड़ा पास ले आऊँ ताकि वो आवाज़ कम आए और मेरी आवाज़ आपको ठीक तरह से आए। देखिए, दिल्ली सल्तनत के पहले एक बहुत छोटा सा भाग है गोरी। ये गोरी का कौन था? मोहम्मद गोरी था। ये भारत के ऊपर आक्रमण करता था और ये भारत में अब रहने लगा था। इसके 4 गुलाम थे। एक था बख्तियार खिलजी, दूसरा था ऐबक। ऐबक का पूरा नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। तीसरा था याल्डोज और चौथा था कुबाजा। क्या नाम था उसका? कुबाजा। अब ये 4 थे गुलाम। किसके गुलाम थे? मोहम्मद गोरी के गुलाम थे। हालांकि सिर्फ नाम के लिए गुलाम थे। आपको गुलाम सुन के नौकर जैसी फीलिंग आती होगी, पर ऐसा नहीं था। ये थे गुलाम, पर उसके अंदर इनका पद सर्वोच्च पद था। मतलब ये गुलामों के आईएएस रहा करते थे। कौन? बख्तियार खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, याल्डोज और कुबाजा। ठीक। अब गोरी की अचानक से हो गई मृत्यु। अब मृत्यु कैसे है वो सब अलग टॉपिक है, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। पहले आप गुलाम वंश यानी कि दिल्ली सल्तनत समझ रहे हैं, उसके ऊपर 100% फोकस रखिए। ये सब बाजू का जो टॉपिक है इसको मैं आपको बाद में समझाऊंगा। तो जब गोरी की मृत्यु हुई तो ऐबक देखा कि जो सबसे सर्वोच्च है इन चारों में वो है याल्डोज। ये उम्र में भी इन चारों में से बड़ा था और दूसरी बात, इन लोग के इसके बाद ज़्यादा अनुभव था। और इन सब चीज़ों की वजह से ऐबक सोचा कि याल्डोज को हो सकता है दिल्ली सल्तनत की सत्ता मिल जाए और ऐबक कुछ ना कर पाए। इसलिए ऐबक क्या किया, जो मोहम्मद गोरी थी उसकी बीवी से, माफ़ कीजिएगा, उसकी बेटी से शादी कर लिया। अब जो ऐबक था ये गोरी का क्या हो गया? दामाद हो गया। तो अब ऐबक गोरी का दामाद हो चुका था और दामाद यानी कि रिलेशन में आ गया। अब रिलेशन के अंदर आने की वजह से ऐबक बोला कि हम तो आपके रिश्तेदार हैं, स्वयं हम आपके दामाद हैं, तो हमको अपनी सत्ता दीजिए, हम आपका पूरा दिल्ली सल्तनत संभालेंगे। तो इस प्रकार से कुतुबुद्दीन ऐबक को मिल गई गुलाम वंश का पहला शासन बना। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसने खिलाफत किया ही नहीं था। खिलाफत क्या होता है? देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक एक ईरान का व्यक्ति था, यानी कि ईरानी परंपराओं को मानता था। तो ये ईरानी परंपराओं को मानता था तो ईरान के अंदर एक मोइन बैठते थे, या फिर आप कह सकते हैं एक खलीफा बैठते थे, और उनके पास किसी भी इस्लामिक शासक को जाके उनके यहाँ से शिक्षा प्राप्त करनी होती थी, और शिक्षा प्राप्त करने के बाद ही वो किसी भी सरकार को चलाने के योग्य होते थे। पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने खिलाफत किया ही नहीं था। यानी कि अभी ऐसा हो गया कि कोई नेता बन गया, काम कर रहा है पर शपथ नहीं लिया है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को कुछ लोग कहते हैं कि ये दिल्ली सल्तनत का पहला राजा नहीं था, या गुलाम वंश का पहला राजा नहीं था, क्योंकि इसने खिलाफत किया ही नहीं था। ये मात्र 4 साल तक दिल्ली सल्तनत के ऊपर शासन कर पाया था, 1206 से लेकर के 1210 के बीच। इसको उपाधियाँ मिली। कौन सी 2 उपाधियाँ मिली? पहला कुरान खान, क्योंकि ये कुरान पूरा अच्छे से रटा हुआ था। ये एक अच्छा तोता था। तोता समझते हैं ना, कोई व्यक्ति जो किसी चीज़ को रटा हुआ होगा और उसको बार बार रिकॉल कर सकता है, दूसरे लोग को सुना सकता है आराम से, उसको हम कहते हैं तोता। मैं रटने में ज़्यादा बिलीव करता नहीं हूँ, हाँ, पर ये अच्छी बात है। उनका जो धार्मिक ग्रंथ है कुरान, पवित्र कुरान, उसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने याद किया था। अच्छा तोता था ये। और दूसरी बात, इनको एक और उपाधि मिली थी, लाख बख्श। क्या मिला था? लाख बख्श। क्योंकि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था ये गरीबों की बहुत ज़्यादा मदद करता था। लाखों लोगों को ये बख्श देता था, लाखों रुपए उनको दान कर देता था। इसी वजह से इसको एक उपाधि मिली, लाख बख्श, क्योंकि ये गरीबों की बहुत ज़्यादा मदद करता था। कुतुबुद्दीन ऐबक का एक गुरु था जिसका नाम था बख्तियार काकी। ये देखिए, ये बख्तियार खिलजी है
और ये क्या है, बख्तियार काकी। कंफ्यूज मत होइएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुरु बख्तियार काकी, कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी किसका गुलाम था? तो वो मोहम्मद गोरी का गुलाम था। किसका गुलाम था? मोहम्मद गोरी का। जबकि ऐबक स्वयं मोहम्मद गोरी का एक गुलाम ही था। इसको क्यों राजा बनाया गया था? क्योंकि ये गोरी का दामाद हो चुका था। अब जो सेनापति था किसका? ऐबक का, वो एक बार नालंदा गया। नालंदा में विश्वविद्यालय है, वहाँ गया, देखा बहुत सारी विविध प्रकार की पुस्तकें थी और उसको अच्छा लगा सारा परिसर। पर जो बख्तियार खिलजी था इसको बहुत ज़्यादा सम्मान की आदत थी। और जब ये नालंदा विश्वविद्यालय में गया तो कोई इसका अपमान तो नहीं किया, पर इसको बहुत ज़्यादा सम्मान की नज़रों से देखा नहीं गया। इसी वजह से बख्तियार खिलजी को गुस्सा आ गया। अब देखिए, नालंदा एक विश्वविद्यालय था, एक एजुकेशन की जगह थी। एजुकेशन की जगह और कोई धार्मिक जगह है, वहाँ पे हर व्यक्ति कॉमन होता है, सबका मालिक एक है और मालिक की नज़रों में सब कोई एक बराबर है। तो ये बख्तियार खिलजी को अच्छा नहीं लगा, इसलिए उसने नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया। 4 महीने तक नालंदा विश्वविद्यालय जलते रहा था। कितने महीने तक? 4 महीने तक। अब आपको क्या लगता है, बहुत ज़्यादा विविध प्रकार की पुस्तकें थी, बहुत सारी पुस्तकें थी, इसलिए वो इतना देर तक जलता रहा? ऐसा नहीं था। उस समय जो पेजेस होते थे वो बहुत ज़्यादा मोटे होते थे। जो पेड़ की छाल होती है उसके ऊपर डायरेक्ट लिख दिया जाता था, इसलिए वो बहुत ज़्यादा मोटे होने के कारण वो ज़्यादा देरी तक जलते थे। और इनका दरबारी कवि कौन था? देखिए, एक होता है लोक कवि, और एक होते हैं सरकारी कवि। ठीक, लोक कवि किसे कहते हैं? जो कोई कवि जनता की बातें सामने सरकार को रखे और उसका समाधान मांगे, या फिर सरकार ने किसी प्रकार का कोई वादा किया हो जनता से, अगर उसको सरकार पूरा नहीं कर रही है, अपनी नैतिक जिम्मेदारियों से पीछे जा रही है, तो वो सब चीज़ों को सुनाने का काम होता है लोक कवि का। और कोई भी कवि होता है, ये अपनी बात डायरेक्ट बोल के नहीं करता है। अभी जैसे नेता होते हैं, नरेंद्र मोदी बोलते हैं हम इस साल 400 पार जाएंगे, ठीक है, एक बात बोल रहा हूँ बस, ऐसा समझिएगा मत कि मैं मोदी सपोर्टर हूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ, मतलब मैं न्यूट्रल हूँ, मैं पॉलिटिक्स में कुछ ज़्यादा रुचि रखता नहीं हूँ। हाँ, पर मुझे समझना अच्छा लगता है पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है वगैरह वगैरह, पर मैं अपनी आपको राय कभी नहीं दूंगा पॉलिटिक्स के बारे में। तो जो लोक कवि होते हैं, इनको सरकार की जो बेकार बातें होती हैं इनको बताना होता है और उसके ऊपर समाधान मांगने होते हैं। पर जो सरकारी कवि होते हैं, ये सरकारी दफ्तर में बैठे रहेंगे या फिर किसी भी जगह जाएंगे तो सिर्फ सरकार का गुणगान करेंगे। उसी प्रकार से उस समय होते दरबारी कवि। दरबारी कवि सिर्फ दरबार के जो राजा है, वज़ीर आज़म साहब हैं, सिर्फ उन्हीं की गुणगान करेंगे। तो गुलाम वंश के पहले राजा ऐबक के दरबारी कवि कौन थे? मिन्हाजु सिराक। क्या नाम था उनका? मिन्हाजु सिराक। इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी, उसका नाम क्या था? तौकाते ए नासरी। तौकाते ए नासरी। मैं लोक कवि और सरकारी कवि बता रहा था, पर मैं ज़्यादा को तो कुछ बताता नहीं हूँ, बस मैं इतना बताऊँगा। फ़िलहाल में मेरे पसंदीदा लोक कवि के अंदर है कौन? नेहा सिंह राठौर। बहुत अच्छी कवि है वो। और सरकारी कवि देखा जाए तो नाम नहीं लेना चाहिए, फिर भी अगर आप चाहते हैं तो मैं नाम नहीं लूँगा। देखिए, प्राइवेसी की बात है। आगे देखिए, हम क्या पता हम ट्रोल हो गए तो, ठीक है। तो ऐबक द्वारा बनाए गए कुछ स्मारक। आपको स्मारक सुन के हमेशा याद होता होगा कि किसी की मृत्यु होती है तो स्मारक बना देते हैं। ऐसा नहीं होता है। एक पिक्चर थी चुप चुप के। उस चुप चुप के अंदर एक गूंगी लड़की थी और उसके पिताजी जो है वो उसकी शादी करना चाह रहे थे, पर शादी के दिन ही शादी टूट गई। तो राजपाल यादव का एक डायलॉग है, शादी के दिन ही शादी टूट जाना कितनी बेकार बात है ना। बेकार बात तो है ही है।
अब कोई लड़की या लड़का बहुत ज़्यादा श्रद्धा से जो है कि शादी के मूड में आया होगा और फिर उसकी शादी टूट गई। बहुत बेकार बात है। तो स्मारक का अर्थ सिर्फ ये नहीं होता कि जब किसी की मृत्यु होती है तो वहाँ पे बनाया कोई मॉन्यूमेंट, उसे हम स्मारक कहते हैं। स्मारक कुछ भी हो सकता है। आप समझ सकते हैं किसी टूरिस्ट प्लेस को भी हम स्मारक कह सकते हैं। तो स्मारक ऐबक ने क्या क्या बनवाए थे? कुतुब मीनार, बहुत ज़्यादा फेमस है, ये लंबा अच्छा खासा है। और दूसरा देखिए, कुबतुल इस्लाम मस्जिद, ये कहाँ है? दिल्ली में है। कुबतुल इस्लाम मस्जिद किसने बनाया था? ऐबक ने बनवाया था। क्यों बनाया था? मुस्लिम लोग के लिए नमाज़ पढ़ने के लिए बनाया था। 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा आपको सुन के कुछ अजीब लग रहा होगा। देखिए, जब ऐबक शासन कर रहे थे तो वहाँ पे एक स्कूल हुआ करता था। वो स्कूल जर्जर हालत में आ गया था। सरकारी स्कूल था। आप जानते हैं सरकारी स्कूल का क्या हाल होता है? ऊपर से छत गिर रही है, बेंच के अंदर होल हो गया है, बच्चे को बैठने के लिए सही जगह नहीं है, जो बोर्ड होता है उसके ऊपर तो सोच रहे हैं चिरौंजी हक्का हुआ है। कुछ भी हो सकता है सरकारी स्कूल में, कुछ भी। मैंने तो एक बार देखा था किसी सरकारी स्कूल में, मैं गया था अपने गांव में, तो वहाँ पे लाइट ना लगा करके ऊपर से दीवार में होल कर दिए गए थे कि इससे लाइट आएगी, बच्चे पढ़ेंगे। मतलब ये न्यूटन के भी पिताजी बन जाते हैं। ठीक है। 2.5 दिन का झोपड़ा एक ऐसा ही जर्जर स्कूल था जैसा भारत में होता है सरकारी स्कूल। और उस सरकारी स्कूल को ऐबक गया, वहाँ पे देखा कि बहुत ज़्यादा जर्जर हालत में, उसको थोड़ा प्लास्टर वस्टर मरवा दिया, कलर कर दिया और उसको एक मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया। और वो मस्जिद भी अब थोड़ा थोड़ा बेकार होने लगी, वो भी एक जर्जर हालत में आ गई। तो कुछ दशक पहले उसको 2.5 दिन के झोपड़े के नाम से सम्मानित किया गया। ठीक है, क्योंकि जो मस्जिद थी वो एक झोपड़ा बन चुकी है। अब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु देखा जाए तो 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी चौगाना खेलते हुए समय। क्या खेलते समय? चौगाना खेलते समय। क्या खेलते समय? चौगाना। चौगाना क्या होता है? देखिए, आज के दशक में जैसे हॉकी है तो उस टाइम पे घोड़े के ऊपर बैठ के हॉकी खेला जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक उसी प्रकार चौगाना खेल रहे थे। इसे हम पोलो भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पोलो। घोड़े के ऊपर बैठे हुए थे, ऐसे झुक के बॉल को मारने गए अपने रॉड से, तब तक घोड़े से अचानक से गिर गए। पीछे से बहुत सारे घोड़े आ रहे थे, सबको चल दिए उनको। और इस हिस्से पे एक घोड़ा, मतलब बहुत सारे घोड़े चढ़ते गए और स्पाइनल कॉर्ड ही टूट गया बेचारे का। कुछ दिनों में ऐबक तो जो था वो मर गया था। अब ऐबक के उत्तराधिकारी समझते हैं। गुलाम वंश का दूसरा शासक हुआ आराम शाह। क्या नाम था उसका? आराम शाह। अच्छा बच्चों, एक चीज़ याद रखिएगा, जो गुलाम वंश है इसका नाम गुलाम इसलिए पड़ा क्योंकि जो गोरी के गुलाम थे उस गुलामों ने इसके ऊपर शासक किया, दिल्ली सल्तनत के ऊपर शासक किया, इसलिए इस वंश को हम कहते हैं गुलाम वंश। और इसके अंदर जो भी कोई भी शासक आता है, ज़रूरी नहीं होता कि उसके पहले वाला जो शासक था उसी के ख़ानदान का शासक हो। अभी जो आराम शाह था ये ऐबक का पुत्र था, पर ये जो इल्तुतमिश था ये गोरी का क्या था? गुलाम था। अब गोरी गुलाम देख के तो नहीं लेगा कि हमारी जायदाद का जो गुलाम रहेगा या फिर हमारे ख़ानदान का जो रहेगा उसी को हम अपना गुलाम बनाएंगे, ऐसा नहीं होता। तो इल्तुतमिश कहाँ का था? दूसरी जगह का था। और आराम शाह दूसरी जगह का था। देखिए, दूसरा शासक हुआ आराम शाह। ये एक अयोग्य शासक था, बेकार शासक था, कुछ आता जाता था नहीं इसको। ये सिर्फ एक साल शासन किया और उसके बाद इल्तुतमिश, जो कि ऐबक का दामाद था और दूसरा गोरी का गुलाम था, इसको बनाया गया गुलाम वंश का तीसरा शासक। इसने अच्छा खासा टाइम पे शासन किया, 1211 से लेकर के 1236 तक शासक किया। और देखिए गुलाम वंश का वास्तविक शासक जो था वो था इल्तुतमिश। और वास्तविक शासक का अर्थ क्या है? देखिए, जो ऐबक था ना उसने शरण नहीं ली थी। किसकी शरण नहीं ली थी? जो ईरान के अंदर हफीज़ बैठते थे। देखिए, हफीज़, मोइनुद्दीन, और भी मैंने आपको शब्द बताया था खलीफा,
ऐसे जो शब्द होते हैं उनका अर्थ एक ही होता है, धर्मगुरु। तो धर्मगुरु के नीचे उन्होंने शिक्षा नहीं ली थी, ऐबक ने नहीं ली थी, पर इल्तुतमिश ने अच्छे से शिक्षा ली थी। इसलिए गुलाम वंश का वास्तविक शासक हम इल्तुतमिश को मानते हैं। इस्लाम पद्धति से मकबरा बनाने का काम इल्तुतमिश ने शुरू किया था। हालांकि ये काम शुरू किया था किसने? कासिम ने भी भारत के ऊपर अटैक किया था, पंजाब प्रांत के ऊपर, सिंध प्रांत के ऊपर उसने भी अटैक किया था, पर वो लूट करके चला गया था। अरेबिया का था वो। पर इस्लाम की तरह, मतलब एकदम जो एग्जैक्टली इस्लाम में दिया है उस प्रकार से मकबरा बनाने का काम शुरू किया इल्तुतमिश ने। अजमेर दरगाह और सिक्का निर्माण, ये दोनों चीज़ों का जिम्मा उठाया था किसने? इल्तुतमिश ने। अजमेर दरगाह तो एक मॉन्यूमेंट में आज भी है वो, और सिक्का निर्माण उस समय किसने शुरू किया था? इल्तुतमिश ने शुरू किया था। इसने राजधानी दिल्ली की, जबकि इसके पिताजी ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर को बनाई थी। इसने युद्ध करके अपना साम्राज्य विस्तार करना शुरू किया। बहुत सारे ऐसे शासक भी हुए जिन्होंने शादी करके अपना साम्राज्य विस्तार करना शुरू किया, पर ये कर्ण जैसा शासक था, ये पोरस जैसा शासक था, ये सिर्फ युद्ध में भरोसा करता था। इसलिए इसने युद्ध करके साम्राज्य विस्तार करना शुरू किया। जब ये शासन कर रहा था तो उसके दरबार के अंदर एक व्यक्ति शरण लेने आया जिसका नाम था जियाउद्दीन खान। क्या नाम था उसका? जियाउद्दीन खान। है वो छूट गया, जान दीजिएगा, आप अच्छे से लिखिएगा, जियाउद्दीन खान। यह मंगोलिया का था। भागते हुए आया किसके पास? किसके शरण में आया? इल्तुतमिश की शरण में आया। इल्तुतमिश को मस्का लगा दिया कि आप एक बढ़िया शासक हैं, हमको शरण दीजिए, हमारे पीछे लुटेरे पड़े हैं, एक बहुत बड़ा शासक है जो हमारे पीछे पड़ा हुआ है। तो सुबह में जियाउद्दीन खान आया और शाम तक जो है इल्तुतमिश के दरबार में कोई भी जियाउद्दीन खान की फरियाद लेकर के नहीं आया। तो लोग पूछने लगे अब कि कौन है ये जियाउद्दीन खान, कौन है? तो इससे जब पूछा गया तो बताया हमारे पीछे चंगेज खान पड़ा है। सबके रोंगटे हो गई, गूज बम्स आने लगे सबको कि अगर चंगेज खान कहीं पे पहुंच गया, लोगों का जीना हराम कर देगा। वो बड़ा बेकार आदमी था। चंगेज खान जहाँ जाता था ना, वहाँ पे बीमारियाँ फैल जाती थी। इतनी सारी लाशें पड़ती थी, इतनी सारी लाशें मिलती थी कि वहाँ पे बीमारियाँ फैल जाती थी। जियाउद्दीन खान को भगाए। कौन भगाए? इल्तुतमिश भगाए, वापस मंगोलिया भेज दिए। उसके बाद गया किसको? चंगेज खान को लेटर गया कि आपका एक व्यक्ति हमारे यहाँ आ गया था गलती से, उसको हम लात मार के भगा दिए अपने इधर से, और हमारे ऊपर बिल्कुल भी आने का सोचिएगा मत। इसने इक्ता व्यवस्था शुरू किया। इक्ता व्यवस्था उसे कहते हैं कि कोई भी सैनिक है उसको पैसे देने के बजाय उसके नाम पे ज़मीन लिखवा देते थे। अच्छी बात है, उसकी ज़मीन बढ़ती थी। और दूसरा, इसने 40 दल का संगठन किया। 40 दल एक तुर्की सरकार है। जो इल्तुतमिश था ये तुर्क से ही बिलोंग करता था, तुर्क परंपरा का था ये। इसलिए इसने 40 दल यानी कि 40 लोगों की एक टीम बनाई जो कि तुर्क मान्यताओं को मानती थी, और ये इल्तुतमिश को अच्छे डिसीजन लेने के लिए हमेशा सजेस्ट करती थी। कोई छोटे से छोटा डिसीजन लेने के लिए भी इल्तुतमिश 40 दल की हेल्प लेता था। अब देखिए लाल कपड़ा, ये लाल कपड़ा क्या होता है? देखिए जो जुम्मे की नमाज होती है, फ्राइडे को एक नमाज होती है जुम्मे की नमाज, दोपहर में वो नमाज होती है। उस समय सारे मुस्लिम भाई वो एक साथ जमा होकर के नमाज पढ़ते हैं। तो अगर कभी जुम्मे की नमाज होगी, हर फ्राइडे होती है जुम्मे की नमाज, यानी कि हर हफ्ते होगी, तो जब जुम्मे की नमाज होती है तो वहाँ आप लाल कपड़े पहन के चले जाइए। क्यों? अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसके साथ कोई अन्याय हो रहा है और वो फरियाद लगाना चाहते हैं सरकार के पास, तो इनका ऐसा कहना था कि जो हमारे कोर्ट थी और जो महल था, वहाँ पे लोग फरियाद इतने ज़्यादा लगा रहे हैं कि इसको मेंटेन करना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। तो इन्होंने क्या कहा कि ऐसे जुम्मे की नमाज होती है, अगर कोई छोटा मोटा मैटर रहेगा तो आप जुम्मे की नमाज में लाल कपड़ा पहन के जाइएगा। ऐसे जो नॉर्मल लोग हैं वो आपकी बात समझेंगे और वो हो सकता है सुलह करा दें, या फिर अगर कोई बहुत बड़ा मैटर है तो उसके लिए तो सरकार बैठी ही हुई है। तो लाल कपड़ा इन्होंने शुरू किया।
और इन्होंने तराइन का युद्ध लड़ा था। तराइन का युद्ध 1215 में हुआ था। अब जो मैं आपको बता रहा था ना, जो 4 कौन थे, जो हमारा गोरी था उसके 4 गुलाम थे, ऐबक, इल्तुतमिश, याल्डोज और कौन था, और था, रुकिए माफ़ कीजिएगा, हाँ कुबाजा। क्या नाम था उसका? कुबाजा था। इनका नाम ही थोड़ा अलग है ना, कुबाजा। कुबाजा तो बूढ़ हो गए बेचारे, मर गए। पर जो याल्डोज था, इन्होंने कहा कि सारी चीज़ों के हिसाब से राजा बनना था हमको। बात अलग है कि ऐबक ने शादी करके गोरी की बेटी के साथ शादी कर लिया और राजा बन गया। अब तो कम से कम मेरे साथ इतना भी अन्याय मत करो कि मुझे थोड़ा सा तो हिस्सा दे दो यार शासन करने के लिए। मैंने बहुत ज़्यादा गुलामी के दिन काटे हैं। और इसने क्या कर दिया? विरोध कर दिया। किसका विरोध किया? इल्तुतमिश का विरोध किया। इल्तुतमिश एक बहुत ज़्यादा योग्य शासक था। 1215 में तराइन का तृतीय युद्ध लड़ा गया। इसके अंदर याल्डोज की मृत्यु हो गई। इसी के साथ आज की वीडियो हम समाप्त करते हैं। जय हिंद।